वेलकम बैक टू अवर चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। एंड आवर मोटो इज योर सक्सेस। सबसे मेन थिंग कि हमें क्या करना है, आपके साइंस के डर को दूर करना है। तो आज से पहले अगर था आपको साइंस का डर, तो आपको आना किधर है बेटा? इधर। I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field, and today we will start the most important chapter of physics, that is gravitation. ये जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ना बेटा, वो हमारी पूरी फिजिक्स का एक मेन चैप्टर है जो कि हमें सीनियर क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कई बार बच्चे जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ी कर जाते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, तो आपको वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा मेन मोटिव ही बेटा ये है कि आपके साइंस को, फियर को हमें दूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन नाम का जो टॉपिक है हमारा, अब सबसे पहले तो बेटा यही समझ लेते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। क्योंकि जब तक चैप्टर का मीनिंग ही हमें समझ में नहीं आएगा तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। अब ग्रेविटेशन को समझने से पहले ना, हमें जो अभी हमने पीछे पढ़ा, हमने क्या पढ़ा फिजिक्स में? मोशन एंड फोर्सेस के बारे में अभी हम लोग पढ़ कर आए थे कि व्हाट इज मोशन, ठीक है, एंड व्हाट इज फोर्स, ये पढ़ कर आए हम लोग। मोशन के टाइप्स भी पढ़ ली थी हम लोगों ने। अब क्या है जी कि अभी हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना है, हमने क्या पढ़ा कि टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ फोर्स इज नीडेड। अभी ऑलरेडी हम लोग पढ़कर आए थे फोर्स एंड लॉ वाले चैप्टर में कि अगर किसी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? फोर्स की, है ना। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि एन एप्पल फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ अ फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड्स द अर्थ। अब एक एग्जाम्पल कि एप्पल जो है जी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है भाई, ये भी तो मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर भी कोई फोर्स लगना चाहिए। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। हम क्या देख रहे हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते जा रहे हैं, जो मून है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता जा रहा है। तो अब क्योंकि वो भी मूवमेंट कर रहे हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, और वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी तो डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई क्या होगा, फोर्स जरूर होगा। क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों चैप्टर का कंक्लूजन तो हमने यही पढ़ा ना, हमने मोशन के टाइप्स पढ़े, मोशन का कॉज पढ़ा। कॉज क्या निकल कर आया था कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक क्या होगा, कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन या स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी। तो अब इन सब चीजों के पीछे कौन सा फोर्स है भाई? अब ये दिमाग में क्वेश्चन आ गया साइंटिस्ट के, तो इसको, इस वाली जो क्वेरी थी उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर इजैक न्यूटन, एक बहुत ही ग्रेट फिजिसिस्ट, रियलाइज दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मोशन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने बोला कि चाहे वो एप्पल वाला केस है कि जिस फोर्स से एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, वही वाला फोर्स इन सारे एग्जाम्पल्स के पीछे भी है। तो है ना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात। अब से पहले तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था सिर्फ ये पढ़ कर आए थे कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उस वाले फोर्स को हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इन सब चीजों के बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं। तो सर इजैक न्यूटन ने ये बताया कि इनके पीछे भी वो ही फोर्स है जी, जो जिस फोर्स की वजह से एप्पल नीचे आ रहा था। चलिए अब और ज्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन को समझने के लिए देखो यहाँ पर हमें पहले ना कुछ अपने आसपास की सराउंडिंग से कुछ चीजें, फैक्ट्स जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद जाकर हमें ये क्लियर होगा ग्रेविटेशन कि द मून गोज अराउंड द अर्थ। हमें पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता जा रहा है जी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फॉल्स बैक बिकॉज अर्थ पुल इज। जब किसी भी चीज को ऐसे ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो वो हमेशा नीचे ही आती है क्योंकि अर्थ जो है इसको अपनी तरफ खींच रही है।
न्यूटन थॉट इफ, अब अगर ऐसा सब है तो क्योंकि न्यूटन जी जो है वो तो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो उनका सोचने का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई था। उन्होंने क्या सोचा कि इफ अर्थ कैन पुल एन एप्पल देन व्हाई नॉट द मून। भाई मून भी तो ऊपर है। अभी हमने पढ़ा कि अगर मैंने इस पेन को ऊपर की तरफ उछाला तो वो नीचे आएगी, क्योंकि भाई इसको अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है एक फोर्स लगाकर। तो मून भी तो ऊपर है, मून आज तक नीचे क्यों नहीं गिरता हुआ हमें दिखाई दिया जी। इजैक न्यूटन के मन में ये बात आ गई। तीसरी बात क्या आई, ही कंक्लूडेड दैट द सेम फोर्स दैट पुल्स द एप्पल आल्सो पुल्स द मून। ये बात अभी हमने ऊपर पढ़ी ली है जी। द मून डज नॉट फॉल इनटू द अर्थ, और उन्होंने ही इसका रीजन भी फिर बताया कि जो मून है वो अर्थ की तरफ गिरता हुआ नजर क्यों नहीं आता, बिकॉज इट्स मोशन इज बैलेंस्ड, क्योंकि इसका जो मोशन है ना वो बैलेंस्ड हो गया है। वो कैसे बैलेंस हुआ है, while इट इज पुल इनवर्ड, जब इसको खींचा जाता है, इट आल्सो मूव्स फॉरवर्ड, जब इसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। सो इट गोज राउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ। अभी पूरा डिटेल जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो जी अब पहले ग्रेविटेशन को समझ लेते हैं। बेटा ये वाली एक्टिविटी हमने मोशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी जस्ट, ठीक है, एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। इसमें क्या था कि एक बच्चे ने क्या लिया, थ्रेड लिया और उसमें एक स्टोन बांध दिया, उसको वो क्या कर रहा है, अपने सिर के चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमा रहा है। और घुमाते घुमाते, वहां पर तुमने क्या पढ़ा था, उसने घुमाते घुमाते क्या किया था कि जैसे मान लो इस डायरेक्शन से उसने स्टोन को रिलीज कर दिया, तो स्टोन का देखा स्ट्रेट जाकर गिरा, इधर से करा तो भी स्टोन सीधा जाकर गिरा, इधर जब हाथ आया अगर इधर से रिलीज करा तो स्टोन हर केस में क्या था, स्ट्रेट पाथ में जाकर गिर रहा था वो। ठीक, हमने ये एक्टिविटी पढ़ी थी। द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। पहले बात करते हैं कि जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट क्यों कर रहा है, ड्यू टू अ फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर देखो कि ये जो लड़का है इसने हाथ में वो थ्रेड बांध रखा है जिससे आगे स्टोन को टाई किया गया है। तो इस स्टोन को अंदर की तरफ एक फोर्स खींच रहा है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स कहाँ से लग रहा है, यहाँ पर हमारे हाथ के थ्रू, और कहाँ से लग रहा है, सेंटर से लग रहा है। दिस इनवर्ट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम सेंटर सिकिंग फोर्स भी है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। इफ यू रिलीज अ थ्रेड द स्टोन फ्लाइज ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स हटा, मतलब कि यहाँ से लग रहा था ये वाला फोर्स, सेंटर से लग रहा था, अब भाई मैंने रिलीज कर दिया उसको स्टोन को, तो क्या होगा, स्टोन जाकर गिरा सीधी लाइन में। सिमिलरली द मून्स मोशन अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो हमारा मून है वो भी अर्थ के चारों तरफ इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूवमेंट करता जा रहा है, और वो कभी भी अभी नीचे नहीं गिरता हुआ हमें नजर आया। तो आई होप आपको कुछ कुछ तो समझ में आया होगा कि हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं इस चैप्टर में। अब वापस से दोबारा से पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक मैथ्स का टॉपिक है वैसे तो ये, टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल। अब टेंजेंट क्या होता है बेटा, कि अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। सपोज ये कोई मेरे पास सर्कल है, ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, और यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया ओ। तो आप देखो कि ये जो लाइन है ना वो इस सर्कल को केवल एक पॉइंट ओ पर ही टच कर रही है। तो ऐसे कोई भी लाइन जो कि किसी सर्कल को केवल एक पॉइंट पर ही टच करती है उसको बोला जाता है टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है जी। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था वहां पर, व्हेन द स्टोन इज रिलीज, जब स्टोन को रिलीज कर दिया गया, इट फॉलोज द टेंजेंट। तो इसने टेंजेंट को फॉलो किया, नॉट द सर्कल। सर्कल को इसने फॉलो नहीं किया, किसको फॉलो किया, टेंजेंट को फॉलो किया, बिकॉज नो फोर्स पुल इनवर्ड एनी मोर। ठीक है जी। चलिए अब तो क्या है, ठीक इसी तरह से विदाउट अर्थ पुल, बिना अर्थ की पुल के द मून वुड गो ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर अर्थ उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स या पुल नहीं लगा रही होती
तो मून कैसा होता है जी, स्ट्रेट लाइन में हमें चलता हुआ दिखाई देता, ना कि ऑर्बिटिंग में। वो ऑर्बिट में हमें क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अर्थ के सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब द मून्स पोजिशन, द मून स्टेज इन अ ऑर्बिट बिकॉज अर्थ ग्रेविटी प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मून है वो अपने ऑर्बिट में ही हमें क्यों नजर आता है, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटी से उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। इफ देयर वर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द मून वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन आ सकता है असर्शन रीजन में कि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो उस कंडीशन में मून कैसी मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। सर इजैक न्यूटन ने अब क्या बताया, उन्होंने क्या बता दिया कि केवल जो चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर तो लग ही रहा है, लेकिन वो अकेला वो ही नहीं है। जो चंद्रमा हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मून, वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे भी कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए उन्होंने एक लॉ ही दे डाला जी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये इस चैप्टर का समझो बेटा बैकबोन है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग बैकबोन के बिना खड़ा नहीं हो सकता, ठीक इसी तरह से ये इस चैप्टर का बेस है। तो ये तो आपको लॉ अच्छे से समझना है। यहाँ से मैथमेटिकल डेरिवेशन आता है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, और साथ साथ में न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ अ सिमिलर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, न्यूटन कंक्लूडेड, अब ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ। न्यूटन ने क्या बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, यही है हमारा यूनिवर्सल लॉ। अब अट्रैक्ट कर रही है मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, तो भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है ये भी बता डाला उन्होंने। तो दिस यूनिवर्सल अट्रैक्शन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इन शॉर्ट में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ग्रेविटी इज द फोर्स दैट कीप्स द मोशन इन ऑर्बिट, कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मून जो था वो एक ऑर्बिट में था, मेक्स एप्पल फॉल, जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिर रहा था, एंड कीप प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। वो सारे फोर्स कौन से, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ऑल मासेस। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का अपना मास है, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसे ही बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है जी। अब इसमें वो जो फोर्स है कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे उसको, तो स्टेटमेंट अब इसकी, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स डिपेंड, अब ये जो फोर्स लग रहा है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है एक तो मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई मैंने आपको बताया एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो मासेस दोनों ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है। मोर मास स्ट्रोंगर फोर्स, जितना ज्यादा मास बढ़ जाएगा उतना ही ज्यादा फोर्स भी बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मोर डिस्टेंस वीकर फोर्स, भाई जितना ज्यादा डिस्टेंस। अब ये देखो आप, अट्रैक्शन फोर्स है बेटा, तो अट्रैक्शन फोर्स आपने सिक्स ऑनवर्ड्स, सिक्स का फोर्थ फिफ्थ क्लास से ही आप लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को, ये देखो मैग्नेट, सपोज दिस इज अ मैग्नेट, मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैग्नेट लगा रही थी वो वीक होता चला जाएगा। सेम यहीं पर है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है बेटा कि यूनिवर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। क्लियर है। अब द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स लगेगा कहाँ से, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगेगा।
तो अब इन दोनों तीनों स्टेटमेंट को जब हम आपस में मिला दें या इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। पहले हम देख लेते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी और उनके बीच लगने वाला अगर फोर्स एफ है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने क्या बताया कि जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा जी, एफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमने मोशन वाले चैप्टर से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमें एक फॉर्मूला चाहिए, एक एक्सप्रेशन चाहिए, उसके लिए मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, एक कांस्टेंट चाहिए होता है, तो उन्होंने जो कांस्टेंट यूज किया दैट इज कैपिटल जी। इस कैपिटल जी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक लेटर दैट इज कैपिटल जी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया और कांस्टेंट लगा दिया तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ गया, एफ इजिकल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। बेटा अब ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं। अब अगर आपको बात आ जाए कि जी कैलकुलेट करना है, जी फोर्स भी गिवन है, चलो जी दोनों ऑब्जेक्ट का मास भी गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी गिवन है, तो हम जी कैसे निकालेंगे। मैं जी को जब इस साइड लेकर जाती हूँ तो मेरे पास अब फॉर्मूला बन गया जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ये आया कैसे, तो देखो मैं एक बार बता देती हूँ। हमारे पास फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं है मैं वन मान सकती हूँ, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा रही हूँ। अब ये भी हो सकता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, जी इंटू एम इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जी निकालना है मुझे, तो कैपिटल जी मैंने इधर रहने दिया, इधर ये एम इंटू एम मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। ठीक है बेटा, तो आपको ना रटना नहीं है। अब ये जो मेरे पास 3-4 चीज़ें हैं, इनमें से हो सकता है आपको कभी डी निकालने के लिए आ जाए, कभी एक ऑब्जेक्ट का मास निकालने के लिए आ जाए, तो कहीं से देखिए इन चारों पांचों में से कुछ भी चीज़ निकालने के लिए आ सकती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको वो एफ की वैल्यू ही निकालने के लिए आएगी। अब बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बेटा मोस्टली तो इसकी एसआई यूनिट क्या है वो ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है एसआई यूनिट्स हमें लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। हमने एसआई यूनिट कैसे बना लेंगे, एफ फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। हमने पढ़ा था डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, क्योंकि डी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन मास की ऐसे यूनिट होती है किलोग्राम, तो मास इंटू मास इज इक्वल टू किलोग्राम स्क्वायर, तो बन गई ना ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं होती कभी भी, तो ऐसा यूनिट इसकी ये दे रखी है। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनको हेनरी कैवेंडिश नाम के एक फिजिसिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसकी वैल्यू के बारे में हम लोगों को बताया। तो चलिए अभी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड बेटा एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, ये ना बेटा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इस तरह से है, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पर। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड दैट ऑफ द मून इज, दिस इज अगेन 10 टू द पावर 22।
ठीक है, एक मास ये दे रखा है हमें, एक मास ये दे रखा है हमें। तो आपको क्या करना है, वैसे तो आप लोग जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास कैपिटल एम मान सकते हैं, दूसरे वाले का स्मॉल एम मान सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। दोनों के बीच की, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस जो है वो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर दे रखी है हम लोगों को। और क्या बोला है, कैलकुलेट द फोर्स, कि वो फोर्स निकालो कि जो अर्थ मून के ऊपर लगा रही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है। देखो बेटा, हमने पढ़ी थी कि इसकी वैल्यू 6.673। तो एनसीईआरटी की बुक में क्या है, इसको थोड़ा सा इजी, उसमें बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो तो 6.7 ले रखी है। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है, जिस तरह से पाई की वैल्यू आपको हमेशा लर्न है मैथ्स में, इसी तरह से कैपिटल जी की वैल्यू लर्न करनी है। अब अगर तो क्वेश्चन में आपको 6.673 दे रखा है, ऑब्वियसली बात है, तब तो हम यही वाली वैल्यू लेंगे। अदरवाइज आप लोग अगर नहीं गिवन है वहां पर कैपिटल जी की वैल्यू, तो आप लोग 6.7 भी ले सकते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी इजी बन जाए। तो जैसे कि न्यूमेरिकल करने का मेथड मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि वी हैव टू राइट डाउन द गिवन। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि हमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। कैपिटल एम है 6 इंटू 10⁻²4, स्मॉल एम है 7.4 इंटू 10⁻²2। अब डिस्टेंस देखो बेटा हमारी दे रखी है किलोमीटर में, और हम लोगों को ये बात मालूम है द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वांटिटी इनटू मीटर। अब वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सब बच्चों को पता होगा बेटा ये तो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10⁻3, तो ये ऐसे हो गया 3.84 इंटू 10⁵ तो मुझे दे रखा था इंटू 10⁵, और एक्सपोनेंट वाला चैप्टर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सबने। बेस जब हमारे सेम है तो पावर हमारी एड ऑन हो जाती है, तो क्या बन गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। आप यहाँ साइड में ये सब कर दिखा सकते हो एग्जामिनर को, तो इससे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है हमारी फिक्स। चलो जी, अब फॉर्मूला है हमारे पास, ये हमें क्या निकालना था, सीधा सीधा कैपिटल एफ निकालना है, तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ना मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। पहले हमने m इंटू एम को सॉर्ट आउट कर लिया। कैपिटल M था 6 इंटू 10⁻²4, स्मॉल m था 7.4 इंटू 10⁻²2। तो 6 और 7.4 को मल्टीप्लाई किया बेटा तो 44.4 आ गया। और क्योंकि पावर मैंने जैसा आपको बताया बेसिस सेम है, तो पावर जब वो एड ऑन हो जाएगी तो 24 एंड 22 10⁻46 हो गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, मैंने डेसिमल को मैं जब इधर लेकर आ गई तो पावर इधर इंक्रीज हो जाएगी, तो 4.44 इंटू 10⁻17। अब ये मेरे कैपिटल सॉरी एम जो है वो सॉर्ट आउट हो गए। अब डी स्क्वायर देख लेते हैं जी। डी स्क्वायर अभी हमने पढ़ा कि एक डी की वैल्यू निकली मेरे पास 3.84 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर है, तो 3.84 को 3.84 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आया। अब 10⁸ इंटू 10⁸, अगेन सेम फॉर्मूला की बेसिस सेम है, तो ये हो गया 10⁻16। ठीक है जी, तो 14.7456 था, इसमें मैंने डेसिमल जो है वो अगेन डेसिमल को डिस्प्लेस किया, तो मेरी पावर एक इधर होगी। अब मैंने क्या किया, बेसिक बेसिक जो मोटी मोटी चीजें थी ना वो सारी सोल्व कर ली। अब बस क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है जी। ये देखो 4.44 अभी हमने वैल्यू निकाली थी 4.44 इंटू 10⁻47, ये अभी हमने यहाँ पर निकाली है 1.47। अब क्या होगा जी, क्योंकि इधर पॉजिटिव में ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में चली जाएगी, तो 47 10⁻47 माइनस 30, तो -17 सॉरी -17, तो ये क्या हो गया 10⁻30, तो यहाँ से 10⁻30 आ गया। ठीक है जी, इसको जब हमने सोल्व कर लिया तो मेरे पास ये निकल कर आया। अब मेरे पास क्या वैल्यू निकल गई है, कैपिटल जी लगाना है। कैपिटल जी की वैल्यू थी 6.7। अब जो मेरे पास टोटल ये वैल्यू आई है उसको 6.7 इंटू 10⁻11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखो जी, ये 10⁻30, ये 10⁻11, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 30 में से 11 गए बेटा 19, क्योंकि ग्रेटर डिजिट जो है वो हमारी पॉजिटिव वाली है, तो इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया।
3.01 इंटू 6.7 किया तो मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आई। अब अगर आप इतना भी कर देते हो तो भी ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि डेसिमल के मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल अगर हमने लगाने के लिए प्रेफरेंस है हमारे पास मोस्टली, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ये। अब इसका एक और मेथड जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। एक तो ये वाला मेथड है हमारे पास, एक और मेथड है बेटा सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी ज़रूर देखनी है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा बेटा। आपको क्या करना होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखी, मैं केवल बेटा साइंस की नहीं कह रही हूँ, ना ही केवल मैं अपने चैनल की बात कर रही हूँ। मैं आप कोई भी सब्जेक्ट आप किसी भी चैनल पर जाकर अगर आप लोग देखते हैं तो पढ़ने का क्या मेथड है, आप वीडियोस देखिए, सुनिए, साथ साथ में ना स्क्रीनशॉट ले लेकर अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि जो आपके सेल्फ मेड नोट्स है बेटा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके वो ही होने वाले हैं। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, केवल लीड लगा लीजिए कानों में, मैडम मम्मी मैं तो चैप्टर सुन रहा हूँ, बेटा ऐसा नहीं होता है। तो आपको साथ साथ में कॉपी पेन लेकर बैठना जरूरी है। और जैसे कि मैं यहाँ पर चलो आपको एक एग्जांपल 2 3 4 न्यूमेरिकल करवा दूंगी, लेकिन वो तो सफिशिएंट नहीं है, तो आपको खुद से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है बेटा ये प्रैक्टिस मांगते हैं। ठीक, तो आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे ना तभी तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि टीचर बोलते हैं कि बेटा आप कल डाउट लेकर आना, जब पढ़ाई नहीं है तो भाई डाउट कहाँ से आया। तो बेटा वो सिर्फ, और स्टडी एक ऐसी चीज़ है जो कि जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा अपने दिमाग को घिसोगे ना, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा शार्प होगा। पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग बाग कि वो बहुत टफ टफ जो है क्विजेस या पहेलियाँ पूछ रहे हैं, क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा हमें यूज़ करना। आज की डेट में तो एआई वाला टाइम आ गया है, आप लोग कुछ भी एफर्ट्स करना ही नहीं चाहते हो, लेकिन उन सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारी ब्रेन की जो रिटेनिंग कैपेसिटी है बेटा वो कम होती जा रही है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो, अभी बहुत ज़्यादा लाइफ है आप लोगों के सामने, तो अपने दिमाग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यूटिलाइज करना है। अगर आपको चाहिए कि मैडम मुझे और ज़्यादा न्यूमेरिकल चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। और साथ साथ में बेटा मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि वीडियो के लास्ट में एक इंस्टाग्राम, हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक आएगा आपको, तो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर अवर वीडियो।